ल्यूशियन बिहार स्पेशल पार्ट में अब आधुनिक बिहार को देखते हैं। इसमें क्या है कि आधुनिक काल की शुरुआत प्राय 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से मानी जाती है। हालांकि बिहार में यूरोपियों का आगमन 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही प्रारंभ हो चुका था। 1711 में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार के हेतु कुछ रियायतें प्राप्त की थी। 1711 में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से बंगाल और बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त की थी। अलीवर्दी खान 1732 में बिहार का नायब नाजिम था और 1740 में बंगाल का नवाब बना। उसे भोजपुर, टिकारी, चकवार, बेतिया, तिरहुत आदि क्षेत्रों के विद्रोही शासकों को शांत कर शांति व्यवस्था कायम की। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1750 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और 9 अप्रैल 1756 को नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ में अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया। परंतु बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में बनी रही। मुगल सम्राट अली गौहर अपने को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का अधिपति मानता था और प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल की राजनीतिक अस्त व्यस्त को देखते हुए उसने बिहार पर आक्रमण किया और जिसमें उसकी पराजय हुई। 1760 में अली गौहर, जिसने अब शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी ने बिहार पर आक्रमण किया, परंतु धन और साधन के अभाव में उसका यह अभियान भी बेकार साबित हुआ। 1760 में मीर कासिम अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल का नवाब बना। बक्सर का युद्ध। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के स्वच्छंद आचरण को देखकर उसे नवाब पद से हटाने का निर्णय लिया। मीर कासिम भागकर पहले पटना आया और फिर लखनऊ जाकर नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी। उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही उपस्थित था। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट का निर्माण कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध बक्सर में किया। परंतु 22 अक्टूबर 1764 को सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खान के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण राजा राम नारायण के भाई के सहयोग से चलाया जा रहा था। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी यानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया और एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए उप प्रांतपति का पद बनाया। बिहार की कुछ महत्वपूर्ण उप प्रांतपति में राजा राम नारायण तथा सिताब राय का नाम प्रमुख है। 1761 ईस्वी में राज बल्लभ भी बिहार के नायब पद पर रहे। 1766 में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री में मुख्य अधिकारी सैमुअल मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण से हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। इसी वर्ष टॉमस रम बोल्ट पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त हुआ। 1759 ईस्वी में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षण की बहाली हुई। इसी अवधि में लगान वसूली का काम अत्यधिक कठोर और अन्यायपूर्ण ढंग से किया जा रहा था, जिससे कृषक वर्ग तथा आम आदमी की हालत दयनीय होती गई। 1770 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। 1770 ईस्वी में एक लगान परिषद का गठन हुआ, जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। लगान परिषद के अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज बेसीटॉट 1770 से 1773 के बाद क्रमशः थॉमस लेन 1773 और 75, फिलिप्स मिलर डैक्ट्रिस 1775 से 1776, इसाक सेज 1776 से 1777, इवान लॉ 1777 से 1780 की नियुक्ति हुई। 1781 में लगान परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार का पद सृजित किया गया और विलियम्स मैक्सवेल इस पद पर नियुक्त हुए। 28 अगस्त 1771 ईस्वी के पत्र द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अवैध शासन समाप्त करने की घोषणा की, जिसके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 अप्रैल 1772 को वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर पद संभाला।
गोलघर का निर्माण देखो 1783 में हुआ था। गोलघर का निर्माण 1783 ईस्वी में बिहार में पुणे अकाल पड़ा। जॉन शोर को इसके कारण और प्रकृति की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। जॉन शोर के एक अन्नागार के निर्माण के सुझाव पर 1784 में ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था 1784 में। और फौजदारी प्रशासन भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड नियुक्त हुए। 1865 में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए गए। 1865 में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग सारण, दूसरा भाग चंपारण जिला। 1875 में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। जमींदारों को प्रभावित करने वाले सम्मान। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रभावित करने के लिए उन्हें उपाधि एवं सम्मान दिए। सम्मान एवं पुरस्कार पाने वालों में सासाराम के शाह कबीरुद्दीन, बाढ़ के मुंशी अमीर अली एवं मुजफ्फरपुर के कुलदीप नारायण सिंह सम्मिलित थे। उन सम्मान के द्वारा अंग्रेजों ने जमींदारों को अपना समर्थन बनाने में कामयाब हुए। आरंभ में अंग्रेज दरभंगा महाराज और डुमराव के महाराज से काफ़ी नाराज थे, किंतु वे बाद में संतुष्ट हो गए। नील विद्रोह हुआ 1860 से 1861 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ और उस समय उत्तरी बिहार के दरभंगा और बेतिया जिले में भी ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी एवं खेतिहर मजदूरों के पश्चात व्यवहार किया जाता था। बंगाल के नील विद्रोह का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा था। 1866 में पंडौल मधुबनी में और 1867 ईस्वी में चंपारण में नील विद्रोह हुआ, किंतु ये जल्दी ही शांत पड़ गया। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती। 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक अर्थात प्लासी की लड़ाई से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा ही एक सम्मिलित क्षेत्र राज्य था, जहां अंग्रेजों ने आरंभिक सफलता और सत्ता स्थापित कर विस्तार का काम शुरू किया। अतः यही क्षेत्र राजा के अत्याचार से पहले प्रभावित हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार से पहले प्रभावित हुआ और इन्हीं इलाके के लोगों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया और इसमें बिहार का स्थान अग्रणी है। अंग्रेज विरोधी संघर्ष का ये आरंभिक चरण था, जिसे प्रोटो नेशनलिज्म या पूर्व राष्ट्रीयता का चरण माना जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी और संघर्ष के दूसरे चरण के अंतर्गत भी बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। देश में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। फिर खिलाफत, असहयोग, होम रूल, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, विविध चरणों में बिहार की जनता ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस चरण में बिहार की एक अलग पहचान बनी। वहाबी आंदोलन। वहाबी मत के आदि प्रवर्तक अरब के अब्दुल अल वहाब 1703 से 87 था। इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। भारतवर्ष में इस आंदोलन के जन्मदाता और प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली के 1786 में पैदा हुए सैयद अहमद बरेलवी थे। पहली बार पटना आने पर सैयद अहमद ने मोहम्मद हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया। दोबारा 1821 में आने पर उन्होंने यहाँ 4 खलीफा नियुक्त किए, जिनके नाम थे मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद की मृत्यु हो गई और इस लड़ाई में सिखों का सेनापति शेर सिंह था। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार तो दिल्ली के मोहम्मद नसीरुद्दीन को मिला, किंतु आंदोलन का व्यावहारिक नेतृत्व विलायत अली के पास रहा। वहाबी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था। इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र थे। पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीले की मदद से वहाबियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया, जहाँ सैनिक और आर्थिक साधन पहुँचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया गया। यहाँ से धन और स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। बंगाल का फराइजी आंदोलन भी इसी आंदोलन से प्रेरित था, जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे और 1828 से 1886 तक पटना इसका प्रमुख केंद्र रहा। 1857 के विद्रोह के समय पटना के वहाबी आंदोलन कर्मी काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन करने के उद्देश्य से 1863 में अम्बेला और 1865 में पटना में वहाबियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए और अनेक नेताओं को कारावास की सज़ा दी गई। 1868 में पटना में चुन्नी एवं मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। 1859 में अमीर खान और उसके साथियों को आजीवन कालापानी की सज़ा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया। हालांकि इसके बाद यह आंदोलन स्थिर पड़ गया, परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। वहाबियों ने ब्रिटिश संस्था के बहिष्कार का पहला उदाहरण पेश किया।
देखो, वहाबी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई भी थी। इसके अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। वहाबी आंदोलन जो है वो अहले हदीस कहते थे अपने आप को वहाबी लोग। नूनिया विद्रोह 1770 में हुआ था। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। बिहार में शोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सहारनपुर, पूर्णिया था। शोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और इसे तैयार करने का काम नूनिया करते थे। शोरा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में होता था। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार इन्हें भी होना पड़ा। इतना ही नहीं, अतः इन्होंने भी अंग्रेजी राज के विरुद्ध छोटे मोटे ही सही किंतु विद्रोह किए। एक लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में। तो सन 1857 की क्रांति के पहले ही मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैला हुआ था। यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएं। इसका कैदियों पर ने कड़ा विरोध किया और फलतः सरकार ने कैदियों को पुनः पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। इसका विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 के पूर्व बिहार में आंदोलन और विद्रोह। सन 1767 ईस्वी में छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित आदिवासियों और ब्रिटिश सेना के बीच धनुष और वान और कुल्हाड़ी से लैश होकर विरोध करना शुरू कर दिया था। और घाटशिला में सन 1773 में भयंकर विद्रोह हुआ था। आदिवासियों ने दमामी बंदोबस्त 1793 के तहत जमीन की पैमाइश की नई जमाबंदी का घोर विरोध किया और 1795 से 1800 के मध्य पंचेत तथा अन्य क्षेत्रों में विद्रोह होते रहे। 1771 ईस्वी के बाद से पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उरांव जनजाति के लोगों ने भी ब्रिटिश शासन का विरोध किया। 1779 में तमाड़ के विद्रोह ने भी साथ दिया और सन 1819-20 में बदरुद्दन और कंता के नेतृत्व में तमाड़ के मुंडा लोगों ने भीषण विद्रोह किया। कई महीने तक संघर्ष तथा सैनिक कार्रवाई के बाद ये लोग अंग्रेजी सरकार की गिरफ्त में आ गए। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794 के बीच हुआ। 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई और ये विद्रोह लगभग 794 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की। चेरो विद्रोह जो हुआ था वो 1800 से 1802 के बीच हुआ था। 1770 ईस्वी के आसपास सही अंग्रेज पलामू के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन अंग्रेजों ने पलामू के गोचेर शासक छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने इस दुर्ग के समर्पण से मना कर दिया। इसे अंग्रेज तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ और अंततः 20 फरवरी 1771 में इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1783 में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना और उसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 में चेरो के विरोध ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भूषण सिंह जो स्वयं एक चेरो था, नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और 1802 में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, परंतु इसके बाद भी विद्रोह जारी रहा। हो विद्रोह 1820 से 1821 अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंहभूम वर्तमान झारखंड में स्थित है कि राजा जगन्नाथ सिंह ने जब जनजातियों का दमन करना चाहा तब 1820-21 में छोटा नागपुर के हो लोगों ने जबरदस्त विद्रोह किया। अंग्रेजों ने हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने हेतु हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार कर लिया, परंतु कालांतर में धोखा दे दिया उसने। वहां के हो जनजाति के लोगों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। 1821 में एक महीना तक अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला करने के बाद अंततः हो लोगों को मजबूर होकर अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था और 1831-32 में हुआ था। 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ ये विद्रोह भारत के इतिहास का अपना एक अविस्मरणीय स्थान रखता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। वास्तव में ये मुंडा का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव और अन्य जातियों के लोग भी शामिल थे। हो और मुंडा लोग पर ही परंपरागत रूप से ग्राम्य प्रशासन और लगान वसूली की जिम्मेदारी होती थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस अंचल की जमींदारी विभिन्न राजाओं को दे रखी थी। ये जमींदार अपने रैयतों से अनाप शनाप कर वसूला करते थे, जिससे वहां के निवासी कोलों का असंतोष बढ़ने लगा। परंतु कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण छोटा नागपुर के महाराजा भाई हरनाथ शाही द्वारा उनकी जमीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों को सौंप दिया जाना था। शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी हिस्से में फैले इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत, बिंदराय और सिंगराय और सुंगाराय। बुद्धो भगत और उनके परिजनों के साथ इस विद्रोह में 800 से 1000 लोग मारे गए। सिंगराय, बिंदराय, सुरगा अंत तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः 19 मार्च 1932 को उन्हें अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा।
भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 में। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 में। अंग्रेजी सरकार ने वीरभूम के जमींदारों पर इतना राजस्व बढ़ा दिया कि उसे चुका कर भरण पोषण कर पाना किसानों और छोटे जमींदारों के लिए कठिन हो गया। ये बाहरी साहूकारों के कर्ज से दब गए और इस संकट के समाप्त होने के लिए यह विद्रोह 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह का प्रभाव मुख्यतः भागलपुर से लेकर राजमहल वर्तमान झारखंड में स्थित के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहा। जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार और ठेकेदार द्वारा संथाल मजदूरों से बेगारी कराने के साथ साथ पुलिस और प्रशासन की कठोर कार्रवाई आदि संथाल विद्रोह के अनेक कारण थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व हालांकि चार भाई सिद्धू कानू भैरव चांद के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें सिद्धू और कानू ने अधिक सक्रिय योगदान दिया। यह विद्रोह संघर्ष लगभग 1 साल तक जारी रहा और इसमें अंग्रेजों की आधुनिकतम सशस्त्र से लैस सेना के साथ संघर्ष करते हुए अनेक संथाल नेता शहीद हो गए। 1880-81 में संथालों ने पुनः विद्रोह किया, परंतु इस बार भी उसे दबा दिया गया। सरदारी लड़ाई और मुंडा विद्रोह 1858 से 1895, 1895 से 1901। मुंडा सरदारों का आंदोलन सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। ये सरदारी आंदोलन रांची से प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही सिंहभूम में फैल गया। 1858 में आरंभ हुआ यह आंदोलन 30 वर्षों तक जारी रहने के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में परवान चढ़ा। बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ। बिरसा नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मा सुधार और एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा का निर्देश दिया। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता से ईसाई मिशनरी अपने धर्म प्रचार के मार्ग में बाधक महसूस करने लगे। फलतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 1897 ईस्वी में उसे रिहा कर दिया गया। 1898 में आंदोलन शुरू हो गया और 1899 में बिरसा ने आंदोलन का नेतृत्व आरंभ किया और ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न देने का आदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाए और 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1901 में जेल में ही हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। उलगुलान विद्रोह जो हुआ था 1895 से 1900 के बीच हुआ था। जनजातीय विद्रोह की सबसे संगठित और व्यापक अभिव्यक्ति थी और मुंडा विद्रोह था। ब्रिटिश प्रशासन तथा जमींदार साहूकार शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी ने रांची, सिंहभूम, खूंटी, तमार आदि क्षेत्रों में सशस्त्र का उग्र प्रतिरोध किया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए इसी प्रबल प्रतिरोध को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। सफाहोड़ आंदोलन 1870 में इस आंदोलन का जन्मदाता बाबा भागीरथ मांझी थे। सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता जो थे 1870 में भागीरथ मांझी थे। सफाहोड़ आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, परंतु उसका लक्ष्य राजनीतिक था। आंदोलनकारी राम नाम का जप करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब से उनको राम नाम एवं जप और अन्य धार्मिक विश्वासों पर पाबंदी लगा दी गई, तब से ब्रिटिश शासन से उनका विरोध बढ़ता गया। कालांतर में सफाहोड़ आंदोलन ने नेता लाल हेम्ब्रम और पैका मुर्मू को डाकू घोषित कर दिया। कालांतर में सफाहोड़ आंदोलन के नेता लाल हेम्ब्रम तथा पैका मुर्मू को डाकू घोषित कर दिया गया। लाल हेम्ब्रम ने आज़ाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। सन 1945 में लाल हेम्ब्रम ने सन 1845 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम ने महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में 1946 में वो रिहा हो गए। ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के नावा टोली ग्राम में हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उराव द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे कुरुख धर्म या कुरुखों का धर्म कहा गया। जतरा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ताना भगत आंदोलन बिहार की जनजातियों का राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उदाहरण था। मूलतः यह आंदोलन भी जमींदारों, प्रशासकों और दीकों और बाहरी लोगों के अत्याचारों के विरुद्ध था, किंतु इसमें हिंसात्मक संघर्ष के बदले संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया। यह आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यक्रम और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित था। उन्होंने खादी का प्रचार किया तथा ईसाई धर्म प्रचारक का विरोध किया। उनकी मुख्य मांगें थी स्वशासन का अधिकार, लगान का बहिष्कार, मनुष्यों से
समता 1919 ईस्वी तक इस आंदोलन का बृहद स्तर पर प्रसार हो चुका था। सहयोग आंदोलन के समय ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी इसमें भाग लिया और मदिरा त्याग और मदिरा दुकानों पर धरना आदि कार्यक्रम को समर्थन दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये आंदोलनकारी काफ़ी सक्रिय रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण बल्लभ सहाय को वे अपने मार्गदर्शक मानते थे। शिबू माया देविया आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखो, स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार 1857 से 1947। 1857 का विद्रोह था। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून 1857 को देवघर जिले, जो अब झारखंड में है, के रोहनी गांव में सैनिकों के दो विद्रोह से हुआ। यहाँ 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल दिया गया और विद्रोह में शामिल तीनों सैनिक को 16 जून को फांसी दे दी गई। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ और पटना सिटी के चौक तक के इलाके को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट डॉक्टर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया और पीर अली समेत 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोही हो गए और उन्होंने शाहबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर जमींदार को बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकरा कर अपने 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 27 जुलाई को आरा पर नियंत्रण कर लिया। आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। 30 जुलाई 1857 ईस्वी को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहिब से मिलकर 26 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया, लेकिन इस लड़ाई से पूर्व शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस के तोपों के गोले से उनका बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया तथा 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहबाद में उनका नियंत्रण बना रहा। 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका। महारानी द्वारा समाधान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। होम रूल आंदोलन 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन का शुभारंभ हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पटना में होम रूल की स्थापना पर विचार विमर्श के उपरांत बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक बनाए गए तथा सचिव बने चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। देखो, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ वो बिहार का चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत के सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल था। उस समय वहाँ अंग्रेज भूपतियों द्वारा किसानों को बलाते नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। किसानों को प्रत्येक बीघे पर 3 कट्टे में नील की खेती की अनिवार्यता करनी होती थी, जिसे तिनकटिया व्यवस्था कहा जाता था। इसके बदले में उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी, जिसके कारण किसानों तथा खेतिहर मजदूरों में भयंकर आक्रोश था। 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या की तरफ देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया तथा ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें इन समस्या के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई। मुरली बरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 में पटना पहुंचे तथा वहां से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि उनके आगमन तथा आचरण को गैरकानूनी घोषित कर उनको गिरफ्तार कर लिया, किंतु बाद में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जो चंपारण कमेटी कहलाई। प्रारंभिक किसान आंदोलन क्या था कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने छपरा सारण के विभूषण प्रसाद एवं अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राजा के गुमाश्तों के अत्याचार का विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले तक हो गया। महाराजा दरभंगा ने आंदोलन का प्रभाव नष्ट करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया।
1922 में कराया। कालांतर में महाराजा ने किसानों की कुछ मांगें स्वीकार कर ली और आंदोलन स्थिर पड़ गया। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। 1922-23 में 4 मार्च 1928 को बीटा पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेले में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई तथा स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने। इसे बिहार के गांवों में फैलाने में इन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। 1935 में किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव रखा। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बढ़ैया ताल का बर्खास्त आंदोलन चला। 1936 ईस्वी में लखनऊ के स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। प्रोफेसर N.G. रंगा को इसका सचिव बनाया गया। मजदूर आंदोलन तो दिसंबर 1919 में जमशेदपुर और जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 में S.N. हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन तथा 1929 में मनिक होमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस, प्रोफेसर अब्दुल बारी और जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, बसावन सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद, बलेश्वर सिंह आदि मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगामी अध्यक्ष चुना गया और 1937 से 1939 के बीच आगे भी बिहार में अनेक स्थानों पर हड़तालें हुई और इसी आंदोलन के क्रम में जमशेदपुर में दिए हुए भाषण के लिए जयप्रकाश नारायण को 18 फरवरी 1940 को गिरफ्तार करके 9 महीने की कड़ी सजा दी गई। 1942, 44 और 47 में अनेक सभा और हड़तालों का आयोजन किया गया। कृष्ण बल्लभ सहाय जो थे वो अध्यक्ष थे। पटना युवा संघ था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1927 में कृष्ण बल्लभ सहाय जिसके अध्यक्ष थे। पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। 1929 तक इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में स्थापित हो गई थी। इसके फलस्वरूप बिहार युवा आंदोलन जोर पकड़ने लगा। देखो, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब विजयी राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया तो भारतीय मुसलमानों तथा राष्ट्रवादियों का गुस्सा भड़क उठा। इसकी परिणति खिलाफत आंदोलन 1919 और 1923 के रूप में हुई। इसमें मौलाना मजहरुल हक का सक्रिय योगदान रहा। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। 30 नवंबर 1919 को एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह को बहिष्कार की बात कही और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया। 19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने समूचे बिहार में हड़ताल की जिसका व्यापक असर हुआ। अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए और 1920 से खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। देखो, असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ था, किंतु इसके पूर्व भी बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग प्रारंभ कर दिया था। 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के विचार किया और जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की थी। अधिवेशन में रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए हसन इमाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया गया और इसी बीच क्रांतिकारियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के कुछ उपबंधों का इस्तेमाल किया गया और इस कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया और बिहार में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। सहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह तथा ब्रजनंदन प्रसाद आदि ने अदालत का बहिष्कार किया। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति, ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय के प्राचार्य बने। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन हुआ और इस दिन पूरे शहर में हड़ताल हुई।
असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था कि 5 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और इन घटनाओं का असर बिहार पर भी हुआ तथा असहयोग आंदोलन का प्रभाव समाप्त होने लगा। तो खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन ने बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार अब पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया था और इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले ने देखा। आरा गया रांची गिरिडीह मुंगेर किशनगंज पूर्णिया के नगर भी इससे प्रभावित हुए और पटना इसका मुख्य केंद्र रहा। मुसलमानों में भी एक नई चेतना जगी और ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया की संस्था का गठन हुआ, जो अभी भी सक्रिय है। इसका कार्य क्षेत्र बिहार और उड़ीसा था और उसके माध्यम से मुसलमानों द्वारा अभी सभी धार्मिक और सामाजिक मामलों में सरकारी संस्थाओं की सहायता के बिना निर्णय लेने और उनका समाधान करने की व्यवस्था की गई। स्वराज दल हो गया। 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के गया नगर में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका से भाग लेने और उसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ, परंतु मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सत्यमूर्ति आदि विधायकों में प्रवेश करने के पक्ष में थे। उन्होंने स्वराज दल का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए और 2 जून को पटना में इसकी प्रारंभिक बैठक हुई। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। स्वराज दल की बिहार में विफलता दिसंबर 1923 तक स्पष्ट हो चुकी थी और 1925 तक ये दल अप्रभावी हो गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग भारत में मॉन्टफोर्ड सुधारों के प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ था, जिसके सभी सदस्य गोरे थे। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी। 12 दिसंबर को आयोग के पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसके विरोध प्रदर्शन हुआ। काले झंडे दिखाए गए, आयोग का बहिष्कार किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में ही गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1931 में 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। 1934 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। एक ओर जहां इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा, वहीं दूसरी ओर इन्होंने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी गतिविधि बड़े पैमाने पर रही और इन नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान सर्वस्व त्याग का ज्वलंत आदर्श देशवासियों के समक्ष रखा। ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित एक अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च 1942 तक ही इसके प्रमुख नेता बिहार में कैद कर लिए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखो। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ तथा 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस संपूर्ण उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू हुई और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस नमक सत्याग्रह में बिहार के दरभंगा निवासी गांधी जी के निकट सहयोगी श्री गिरिवर धारी उर्फ कारो बाबू
जिन्होंने बापू के साथ साबरमती आश्रम में काफ़ी समय तक बिताया, शामिल हुए थे। बापू के साथ साबरमती आश्रम में दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले 78 स्वयंसेवकों में गिरवरदारी एकमात्र प्रतिनिधि थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण के सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत नारायण लाल, सारण में गिरीश तिवारी और चंद्रिका सिंह, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, रामानंद सिंह और मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और दरभंगा में सत्यनारायण सिंह आदि ने किया। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, इसके विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ था। तो 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकानों के आगे धरने का प्रस्ताव रखा। इस आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए भी आंदोलन शुरू हुए। 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में सविनय आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। नखासपिंड आंदोलन क्या था? नखासपिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय आंदोलन के दिनों में नमक कानून भंग करने में रहा। नखासपिंड नामक स्थान पटना जिले में है। नखासपिंड जो नामक स्थान है वो पटना जिले में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखासपिंड चलो का नारा गूंज उठा था। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्चलाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक नया जत्था पटना के नखासपिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा उसे रास्ते में ही रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस लोगों में उत्तेजना फैल गई और पुलिस से उनका संघर्ष हुआ। इस बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नखासपिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इस आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख थे प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी आदि। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया तथा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी करके कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया और 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह बाबू आदि इत्यादि बिहार के नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी आदि ने आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। छात्रों की इस कार्रवाई पर पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये गोलीकांड में 7 छात्र उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार शहीद हो गए। अनेक छात्र घायल हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। इस स्मारक का शिलान्यास जहां बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम के हाथों से हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ, वहीं ही इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में हुआ। पटना सचिवालय गोलीकांड में 11 अगस्त 1942 में शहीद छात्र थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमन जी, ये नरेंद्रपुर सारण के थे। रामानंद सिन्हा शहादत नगर वर्तमान धनरुआ पटना के थे। रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा जो थे वो खड़हरा भागलपुर के थे। जगपति कुमार जो थे वो खराटी ओबरा थाना औरंगाबाद के थे। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर के थे। राजेंद्र सिंह जो थे बनवारी चक सारण के थे और राम गोविंद सिंह जो है दशरथा पटना के थे। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल हुई। देखो उसी दिन अगम कुआं पटना में स्थित कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधाओं को ठप करने और सरकारी कार्यों को शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप पूरे बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी। बिहार के समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हजारीबाग जेल से पलायन कर नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली। जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित किया गया। नेपाल में ही आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। 1943 में मार्च अप्रैल में नेपाल में राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ, जिसमें सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में बिहार के 25 युवकों को अग्निशस्त्र चलाने
जाने की शिक्षा दी गई। आज़ाद दस्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश के साथ भाग निकलने में प्रमुख समाजवादी लोग थे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली और अच्युत पटवर्धन और योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गंगाशरण सिंह आदि। 1943 के अंत तक ये आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु नेपाल सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण ये शिथिल पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे तथा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार से भी संपर्क करने का प्रयास किया, हालांकि ये संभव नहीं हुआ। 1942 के आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। सारण में एक पृथक सरकार बना ली गई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंधवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप किया। मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला डाला गया, जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। कटिहार थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी और डुमराव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मारी। छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों ने, विशेषकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। पलामू, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें गठित कर ली गई। गांवों में पंचायतें और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और 8,783 लोगों को सजा हुई थी और 134 मारे गए थे और 362 घायल हुए थे, जिसमें अंततः सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य कर दिया। 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और मजदूर दल सत्ता में आया। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर से संयुक्त कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के द्वारा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उपाय सुझाए गए, लेकिन इस प्रस्तावों को सामान्य स्वीकृति नहीं मिल सकी। देश भर में चुनाव हुए, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध बने रहने के कारण सरकार निर्माण में आरंभ में हालांकि बाधा पहुंची, किंतु अंततः 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन हुआ और इस सरकार में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरंभ हुआ और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश के विभाजन के प्रश्न पर समझौता हो जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ का एक राज्य में परिवर्तित हो गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ ताकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जा सके, जिसके पश्चात सभी पार्टी चुनाव की तैयारी में लग गई और 1935 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया। 1935 में जनवरी 1936 में 6 वर्षों के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राम दयालु सिंह ने की। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके कांग्रेस के लिए सघन प्रचार कार्य किया। 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए और इसमें कांग्रेस ने अपने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें 98 प्रत्याशी विजयी रहे। दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और 17-18 मार्च 1939 को कांग्रेस की नई दिल्ली बैठक में प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह ने जब गवर्नर M.G. हैलेट से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी को मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, बने। 1 अप्रैल 1937 को गठित इस मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त बहाब अली, कुमार अजीत सिंह और गुरु सहाय लाल शामिल हुए, परंतु कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के इस कदम का विरोध किया। 21 जून 1937 को वायसराय लिथगो ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके उपरांत कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकार बनाने का फैसला किया और फलतः मोहम्मद यूनुस को त्यागपत्र देना पड़ा।
20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह और सैयद मोहम्मद जगलाल चौधरी आदि शामिल हुए। रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष और अब्दुल बारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटेन सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया तो विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर दिया। फलतः अभी सभी प्रांतों में सरकारों का विघटन हो गया। बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुए। इस बार विधानसभा की 152 सीटों में कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34 और मोमिन को 5, आदिवासियों को 3 और निर्दलीय को 12 सीटें मिली। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन हुआ, किंतु कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया। देश भर में दंगे भड़क उठे और बिहार में भी दंगाइयों का प्रभाव बढ़ा। छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर आदि इलाकों में दंगों का ज्यादा प्रभाव रहा। डॉक्टर इंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और 6 नवंबर 1946 को गांधी जी ने बिहार के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बिहार में फैले दंगे पर काफ़ी दुख व्यक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बिहार आकर दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। दिसंबर 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं हुए। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की घोषणा की। इसी बीच 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए और वह जब तक बिहार में रहे प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश देते रहे। 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसराय बने और जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हुए। देश की स्वतंत्रता की इस यादगार घड़ी से बिहार में भी खुशी मनाई गई। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री जयराम दौलतराम और मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए थे? 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। इसमें जो अध्यक्ष थे वो रंगनाथ सिंह माधुलकर थे। 1922 38वां अधिवेशन हुआ था गया में, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, जो वर्तमान झारखंड में है। मौलाना अबुल कलाम इसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान क्या था? तो बिहार में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल के उल्लेखनीय योगदान दिया। इस दल में कार्यक्रम को 4 बातें मुख्य थी: एक, धन संचय, शस्त्र संचय और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण और सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन। बिहार में प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाला ठाकुर दास प्रमुख थे। इन्होंने 1906 से 7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज की एच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिए गए। 1913 में सचिन नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। इसके संचालन का भार प्रत्यक्ष रूप से BN कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। बंकिम चंद्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था भी गठित की। ढाका में अनुशीलन समाज के बिहार में प्रमुख नेता थे सचिन नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, हिरण्य बनर्जी और वासुदेव भट्टाचार्य, बंकिम चंद्र मित्र आदि। 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई। इसी प्रकार से भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, फनी भूषण भट्टाचार्य, नलिनी बागची आदि ने क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के क्रम में 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई और इस संघ में शामिल लोगों में मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि सम्मिलित थे प्रमुख थे। 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर पाटलिपुत्रा युवक संघ। 1918 में मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना की गई।
पटना में अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण के सहयोग से युवक नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया गया। बिहार की महिला क्रांतिकारी में कुसुम कुमारी देवी सुश्री गौरी दास का नाम महत्वपूर्ण है। 28 जून 1931 को पटना में भिकना पहाड़ी के पास पुलिस ने सूरजनाथ चौबे और दिल्ली में षड्यंत्र के अभियुक्त हजारी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणींद्र नाथ की हत्या कर दी। नंगी हड़ताल 1930 में हुई थी। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात स्वदेशी और के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय लिया। कई दिनों तक यह नंगी हड़ताल जारी रही, तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन 1930। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। यह आंदोलन मई 1930 में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया और मानने से इनकार तथा प्रतिरोध करने वाले का बहिष्कार किया गया। बेगूसराय गोलीकांड 1931। 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए श्री रघुनाथ बराहचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परहास, वर्तमान सोहद्र नगर में एक बहुत बड़ा जुलूस रवाना हुआ। ये जुलूस जब पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो डीएसपी बशीर अहमद ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। इस गोलीकांड के 6 व्यक्ति घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और इस शहीद में भैरवार के चंद्रशेखर सिंह और बंदवार के राम सिंह और रतन के छट्टू सिंह और पहसारा के बनारसी सिंह शामिल थे। 2 अन्य शहीदों के नाम अज्ञात है। टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने ये गोलीकांड हुआ। देखो, बढ़ैया ताल बकाश्त आंदोलन। बकाश्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला अंतर्गत बढ़ैया ताल में आंदोलन चलाया गया और यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से बकाश्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। बकाश्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान गया था। 1917 में बिहार के नील लगाने वाले कृषकों की समस्याओं को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया। बिहार में 1918 के अंत तक लगभग 97% लोग अपने जीविका उपार्जन के लिए कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उद्योगों अथवा व्यवसाय में लोगों का नियोजन अत्यंत कम था। कृषि की पद्धति भी पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी और भूमि राजस्व व्यवस्था अत्यंत शोषणमूलक थी। ब्रिटिश शासकों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर नील आदि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। नील की खेती कृषकों के लिए अत्यंत हानिकारक थी। प्रारंभ में नील की खेती बिहार के चावल उत्पादन वाले क्षेत्रों में ही सीमित रही, किंतु बाद में नील की खेती बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगी। फलतः नील बागान मालिकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। कतिपय कारणों से कृषि अर्थव्यवस्था अत्यंत हानिकारक हो गई। कृषक वर्ग निर्धन होता चला गया। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए तथा इनकी भूमि आदि साहूकार और जमींदारों के पास चली गई। उन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश शासन एवं उनके सहयोगी विरुद्ध विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की गई। गांधी जी के सत्याग्रह व अहिंसा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। हालांकि इस अधिनियम से कृषकों को विशेष राहत नहीं मिली, किंतु कृषक एकता का प्रदर्शन अवश्य हुआ तथा कृषक के समर्थन नेता के रूप में गांधी जी को प्रसिद्धि मिली। भूमि संबंधी मौलिक मुद्दों को उठाने में स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने जमींदारी प्रथा की बुराइयों को उजागर किया और कृषकों को जागृत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के कर नहीं दो का नारा आलोक में बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया गया। उत्तर बिहार में अनेक देशी रियासतों और बागान मालिकों को लगान का भुगतान नहीं किया गया। सारण जिले में स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।
1930 में समस्त बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चला जो काफ़ी सफल रहा। 1930 के दशक में आर्थिक मंदी ने बिहार के किसानों को भी प्रभावित किया। उनकी स्थिति भी गंभीर हो गई थी। गोपालगंज के भोरे और कटैया के साथ बड़ी गंभीर हो गई। यहाँ के किसानों ने पुलिस थाने पर आक्रमण भी किया। देवरिया अनुमंडल किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में इन स्थानों में आंदोलन हो रहा था। मई 1931 में जहानाबाद में हुए किसान सम्मेलन में जिले के जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की निंदा की गई। किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। उस समय शाहबाद स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत सक्रिय थे। शाहबाद में बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कृषक जांच समिति भी नियुक्त की, जिसके अन्य सदस्य अब्दुल बारी, बलदेव सहाय और राजेंद्र मिश्रा थे। इस जांच समिति के गहन प्रचार से कुछ जमींदारों ने डरकर लगान में काफ़ी छूट भी दी। 1932 में दोबारा शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान आंदोलन अधिक हिंसक हो गया और शिवहर, बेलसंड, बैरगनिया, तारापुर, मुंगेर आदि स्थानों में थाने पर आक्रमण हुआ। बिहार में कृषक के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती एवं उनके सहयोगियों ने किसानों में राष्ट्रीयता की भावना को जीवित रखा और किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। अब यह किसान आंदोलन वामपंथ की ओर मुड़ गया। 1933 में सहजानंद सरस्वती ने किसानों को एकजुट करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की। केवल सन 1933 में ही ऐसी 117 सभाएं आयोजित की गई, जिनमें वे स्वयं उपस्थित हुए। 1933 के आरंभ में किसान सभा के विरोध के बावजूद परिषद में विधेयक पेश किया गया। इसने किसानों के मध्य रोष की लहर दौड़ गई और मुंगेर में किसानों ने एक सभा कर निश्चय किया कि वे आधे से अधिक लगान नहीं देंगे। पटना की सभा में सहजानंद सरस्वती ने यह घोषणा भी कर दी कि कांग्रेस को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान सभा का उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। सहजानंद सरस्वती ने घोषणा की थी। मधुबनी में मार्च 1933 के प्रांतीय किसान सभा में किसान सभा को एक औपचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। हालांकि दरभंगा के महाराजा ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद बिहटा में एक महीने के अंदर दूसरा प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ। इसके बाद सहजानंद सरस्वती किसानों के निर्विवाद नेता बन गए। 1935 तक किसान सभा के सदस्य की संख्या 80,000 हो गई। किसान सभा ने धीरे धीरे अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और इस प्रकार 1935 तक किसान सभा बिहार का एक शक्तिशाली वामपंथ संगठन बन चुका था। 1937 में अंततः बकाश जमीन को लेकर वामपंथियों और कांग्रेसों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया और यह सामाजिक वर्गों के मध्य स्पष्ट संघर्ष था, जिससे किसानों और ब्रिटिश सरकारों के बीच भी संघर्ष उत्पन्न हो गया। 1938-39 तक कांग्रेस सरकार को किसान सभा से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय कांग्रेसी सरकार के त्यागपत्र दे देने के कारण संघर्ष और तनाव कम हो गया। 1940 के निर्वाचन में कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र में भूमि अस्थायी प्रबंध या जमींदारी पद्धति के उन्मूलन की बात कही। इससे एक ओर जमींदारों को अपने काश्तकारी अधिकार से वंचित होने का भय हो गया, तो दूसरी ओर ब्रिटिश शासन को यह भय हो गया कि ब्रिटिश राज का उन्मूलन हो जाएगा। 1946 के पश्चात कांग्रेस पार्टी सरकार में आई और उसने किसानों को आशा हो गई कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा, लेकिन 1946 में बिहार के किसान बकाश्त मालगुजारी की दर में कमी के पुराने मुद्दे पर पुनः संगठित हो गए। बकाश्त के प्रश्न पर बिहार के विभिन्न भागों में बृहद पैमाने पर कृषक विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस समय किसानों का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे और आंदोलन में वामपंथी दल सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। किसान उत्साहित होकर जबरदस्ती फसल काटने लगे और ज़मीन जोतने लगे, जिससे कि आंदोलन का स्वरूप हिंसक हो गया। किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष का एक अन्य मुद्दा था भोली, जिस दिन से लगान भुगतान, भूमि का नकद लगान भुगतान और भूमि में परिवर्तन। किसानों ने इन जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे बिहार में अनेक हिंसात्मक संघर्ष हुए। कांग्रेसी सरकार ने 1947 में किसान आंदोलन पर काबू पाने के लिए बिहार सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के उपबंध अत्यंत कठोर थे और एक उपबंध के अनुसार एक गांव का किसान दूसरे गांव में नहीं रह सकता था जहां बकाश संघर्ष चल रहा हो। दरभंगा और बेगूसराय में सबसे ज़्यादा संख्या में किसान गिरफ्तार किए गए और इसके बावजूद किसानों को हार नहीं मानी और संघर्षरत रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की विद्यार्थियों का योगदान रहा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं ने भी स्वतंत्रता के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए युवा शक्ति को संगठित किया। शिक्षकों के सहयोग से बिहार के छात्रों ने आंदोलन के रास्ते पर कदम बढ़ाया और अंग्रेजों ने हालांकि शिक्षण संस्थाओं और छात्रों पर नए कठोर नियम बनाकर आंदोलन और विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। दरभंगा में 1901 में एक फूस के घर में सरस्वती अकेडमी की स्थापना हुई। यह अकेडमी स्कूल, देश प्रेम और शिक्षा का केंद्र था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद
और हर नंदन दास, सतीश चंद्र चक्रवर्ती आदि इस अकादमी से जुड़े थे। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये दोनों सुरेंद्रनाथ बनर्जी से प्रभावित थे। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में अपने अध्ययन काल में ही स्वतंत्रता प्रेमियों के संपर्क में आए और इसी उद्देश्य से कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। मुजफ्फरपुर में बाबू राम दयालु सिंह और मुंगेर के श्री कृष्ण प्रसाद जो कि 1910 में कानून का छात्र था, इस सोसाइटी से प्रभावित हुए। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका और परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक की आपत्तिजनक धाराओं का विरोध प्रकट करने के लिए नवंबर 1916 में पटना में बांकीपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन हुआ। राजेंद्र प्रसाद उन दिनों बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव थे। चंपारण दौरे के समय गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण के बड़ावा लखन सेन नामक गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया। गांव में शिव गुलाम लाल नामक एक उदार व्यक्ति ने स्कूल के लिए अपना घर दान कर दिया। 1919 में चंपारण में गांधी स्कूल के प्रधान अध्यापक के नेतृत्व में हड़तालें हुई। अंग्रेजों की दमन नीति के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को पटना सिटी के किला मैदान में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक आदि के नेतृत्व में एक विशाल सभा हुई, जिसमें पटना के अधिकांश छात्र उपस्थित हुए। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी ने अक्टूबर 1920 में कॉलेज छोड़ दिया और घूम घूम कर जनता को जागृत करने लगे। 1920 में के अंत तक पटना में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। कुछ छात्रों के लिए पटना के सदाकत आश्रम में रहने की व्यवस्था की गई। मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल के छात्र भी काफी उद्वेलित हुए। लंगट सिंह मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने छात्रों से स्कूल और कॉलेजों को छोड़ने और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की अपील की। TNJ कॉलेज भागलपुर के 40 छात्रों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। दरभंगा के नॉर्थब्रुक जिला स्कूल, मधुबनी के वाटसन स्कूल, हाजीपुर के हाई स्कूल, बगहा के मिडिल स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में असहयोग आंदोलन का प्रबल प्रभाव था। राजेंद्र बाबू ने पटना विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेजिएट स्कूल, दरभंगा के सरस्वती एकेडमी, छपरा के कॉलेजिएट स्कूल तथा गया के एक स्कूल को राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसका संचालन विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय ढंग से किया गया। गांधी जी के आह्वान पर बिहार शरीफ में राम बिगहा में स्वर्गीय राय बहादुर एदल सिंह ने एक न्यास की स्थापना की। उसके अंतर्गत कुछ ही दिन पूर्व नालंदा कॉलेज की स्थापना हुई। 1921 में पटना कॉलेज के हॉल में श्री मुशर्रफुद्दीन बार एट लॉ की अध्यक्षता में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक हुई। इस संगठन ने स्वदेशी वस्त्रों को धारण करने की प्रतिज्ञा ली और इस बैठक का उद्देश्य छात्रों के मध्य सहयोग की भावना विकसित करना था। देश प्रेम की भावना से मार्च 1921 तक अनेक अध्यापकों, प्राध्यापकों, छात्रों ने क्रमशः अपने पदों और पढ़ाई का त्याग कर दिया और राष्ट्रीय कार्यों में लग गए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में हुआ और ब्रिटिश सरकार प्रोफेसर ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। छात्रों के निमंत्रण पर 1929 में सरदार पटेल भागलपुर आए। 1930 में नालंदा कॉलेज के छात्रों के प्रयास से बिहार शरीफ में युवक संघ की एक शाखा की स्थापना हुई। सन 1931 में आरा में बिहारी छात्रों का 24वां सम्मेलन हुआ, जिसमें ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्य करने का निश्चय किया गया। 1940 में बिहार के कई स्थानों पर विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण कई कॉलेजों के छात्र कठोर रूप से दंडित किए गए। मुंगेर के अली अशरफ तथा सुनील मुखर्जी जैसे कम्युनिस्ट छात्र नेता कैद कर लिए गए। जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के विरोध में 14 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। लगातार जारी विरोध प्रदर्शन आंदोलन के कारण 22 अप्रैल 1946 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। यूसुफ मेहर द्वारा संपादित जयप्रकाश नारायण की पुस्तक यूसुफ मेहर अली द्वारा संपादित जयप्रकाश नारायण की पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। अप्रैल 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। 16 नवंबर 1940 को छात्र संघ के तत्वावधान में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में छात्रों द्वारा दमन विरोधी दिवस मनाया गया। अप्रैल 1941 में मधुबनी में छात्र सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रामवृक्ष बेनीपुरी ने की। अगस्त 1941 में बिहारी प्रांतीय छात्र सम्मेलन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उद्घाटन भाषण दिया।
1942 की अगस्त क्रांति के समय राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बीएन कॉलेज के छात्रों ने बृहद जुलूस निकाला और इंजीनियरिंग कॉलेज पटना, ट्रेनिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि संस्थानों में भवनों एवं छात्रावासों पर झंडे फहराए। छात्रों ने बिहार कांग्रेस छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन बनाया। सरकार के अनेक कठोर कार्रवाइयों के पश्चात भी छात्रों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। 1942-43 के पश्चात बिहार के कई छात्र राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ ही आंदोलन में महिलाओं का झुकाव बढ़ा। 1919 तक कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी वीरांगना महिलाओं की प्रेरणा से संपूर्ण बिहार की महिलाओं में आज़ादी के प्रति रुझान बढ़ा। सरला देवी ने 1921 में बिहार में आह्वान किया। श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोह के बहिष्कार आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। पटना की श्रीमती सीसी दास और कुमारी गौरी दास और श्रीमती उर्मिला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में चरखा और अन्य स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार में भाग लिया। 1921 में देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान में दे दिए। इस कार्य में महात्मा गांधी के समय के साथ श्रीमती प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1930 के नमक आंदोलन में भी बिहार की महिलाओं ने बड़े जोश और खरोश के साथ भाग लिया। श्रीमती शैलबाला राय के उत्तेजक भाषण से प्रभावित होकर संथाल परगना की महिलाओं ने नमक कानून को भंग किया। शाहाबाद जिले के श्री राम बहादुर बार एट लॉ की पत्नी ने सासाराम थाने के समक्ष नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा हुई। गिरिडीह की श्रीमती मीरा देवी को गिरफ्तार किया गया। पटना के श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन को सफल बनाया। पटना के तत्कालीन कलेक्टर को इन महिलाओं से मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस बल की बहाली करनी पड़ी। मुंगेर की श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर एक बड़े घराने की मुस्लिम महिला थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में बहुरिया रामस्वरूपा देवी का प्रभाव इतना था कि उन्होंने 1931 में भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। संथाल परगना जिले में श्रीमती साधना देवी के ने नेतृत्व में संभाल रखा था। श्रीमती चंद्रावती देवी गया की प्रमुख नेता थी। वह चौकीदारी करके विरोध में गिरफ्तार भी हुई थी। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिए गए मृत्युदंड के विरोध में आरा से एक विराट सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने की। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तब भी बिहार के हड़तालों और प्रदर्शनों का सिलसिला चलता रहा। 4 जनवरी 1933 को बिहार में गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी और डिक्टेटर चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। श्रीमती राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी को 1.5 वर्ष कारावास का दंड भी मिला। 1941 में महात्मा गांधी ने जब सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो उसके समर्थन में बिहार की महिलाओं ने भी सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के आरोप में गया की श्रीमती प्रियवंदना देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी को गिरफ्तार भी किया गया। दुमका में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती महादेवी केजरीवाल ने किया। बिहार के खादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरला देवी, सावित्री देवी, लीला सिंह, श्रीमती शफी, शारदा कुमारी, विंध्यवासिनी देवी, प्रियम्वदा देवी, भागवती देवी जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं, विशेषकर चरखा समिति की सदस्यों ने अगस्त महाक्रांति की ज्वाला को धधकने और उसे व्यापक बनाने की भरपूर कोशिश की। 9 अगस्त 1942 को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भागवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकला। हजारीबाग में महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जब श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग से भागलपुर जेल में लाया गया तो जा रहा था तो विद्यार्थियों के एक जत्थे ने धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया। कुछ दिन बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जिले के आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती माया देवी कर रही थी। गोविंदपुर गाँव के श्री नर सिंह गोप की पत्नी जिरिया देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। देखो, छपरा में 19 अगस्त 1942 को हुई एक विशाल जनसभा का अध्यक्ष शांति देवी ने किया। छपरा जिले के दिगवारा प्रखंड पर तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मखला चक के स्वर्गीय राम विनोद सिंह की 2 पुत्रियां शारदा और सरस्वती को 14 और 11 वर्ष की सजा दी गई। दुमका की श्रीमती जगदम्बा देवी और श्रीमती प्रेमा देवी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। संथाल परगना की हरिहर मृधा की पत्नी वीरजी
देवी की पुलिस ने हत्या कर दी थी। गया जिले की प्यारी देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैशाली जिले के किशोरी प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीति देवी और बैंकुट शुक्ला की पत्नी राधिका देवी ने पुरुष के वेश में साइकिल पर भ्रमण करके जन जागरण किया। वैशाली की एक श्रीमती विंदा देवी और शहीद फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा देवी और मुजफ्फरपुर की भवानी मल्होत्रा, भागलपुर का रामस्वरूप देवी और कुमारी धतुरी देवी, जिरिया देवी, मुंगेर की संपतिया देवी, शाहबाद की फुई कुमारी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा आदि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक महिलाएं पुलिस की गोली में शहीद हुई, जिसमें प्रमुख थी छोड़ मारा गांव की श्रीमती विराजी मधियायन, शाहबाद गांव की लासाड़ी के शिव गोपाल दुसाद की पत्नी अकेली देवी, मुंगेर के रोहियार गांव की कुमारी धतुरी देवी आदि। बिहार के अन्य अत्यंत चर्चित महिला नेतु थी शारदा देवी, श्रीमती उषा रानी मुखर्जी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साहित्यकारों का योगदान। बिहार में ऐसे साहित्यकार की लंबी परंपरा रही है जिनके साहित्य ने स्वतंत्रता संग्राम में जूझने वालों को पर्याप्त प्रेरणा दी। इसमें प्रमुख नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, मुकुटधारी सिंह, युगल किशोर, केशव राम भट्टा, जीवानंद शर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, रामधारी सिंह दिनकर आदि। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन जैसी पुस्तक से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को साहस और उत्साह प्राप्त हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र जैसी कालजयी कृतियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में संग्राम की अग्नि शिखा को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 में राय बहादुर राव रणविजय सिंह 1915 में राय बहादुर राव रणविजय सिंह की महत्वपूर्ण कृति यूरोपीय महायुद्ध और भारत का कर्तव्य प्रकाशित हुई। भवानी दयाल सन्यासी की लिखी कारावास की कहानी और प्रवासी की कहानी आदि कृतियां अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निवासी श्री पीर मोहम्मद मुनीस, बेतिया का निवासी था, पीर मोहम्मद मुनीस की अमुद्रित कृति चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरक सामग्री था। आचार्य शिवपूजन सहाय ने पत्रकारिता और साहित्य रचना दोनों ही माध्यमों से स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका का निर्वाह किया। विभूति नामक उनकी स्वनामधन्य कहानी संग्रह में संकलित राष्ट्रीय संदर्भ में मुंड माल कहानी का स्वतंत्र सेनानियों की प्रेरणा की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इसके द्वारा लिखित लेख क्रांति का अमर संदेश पूरा स्वतंत्रता आंदोलन से ही संदर्भित है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता होने से पहले तथा देश का ध्यान आकृष्ट करने से उनके लेखों ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो उनकी पत्रता और उनके कर्तव्य का विमोचन किया गया, जो आज भी प्रासंगिक है। हिंदी के महान साहित्यकार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए बड़ी प्रेरक सिद्ध हुई। रामवृक्ष बेनीपुरी उपन्यास पतितों के देश में और कैदी की पत्नी और शब्द चित्र लाल तारा में वामपंथी राष्ट्रीयता का पर प्रकाश है। शिवपूजन सहाय के शब्दों में खंजन की तरह फुदकन वाली बेनीपुरी जी की भाषा अवश्य ही स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के लिए पर्याप्त उत्साहजनक थी। हिंदी के गद्य लेखक राजा राधिका रमन सिंह गद्य सम्राट की स्वतंत्रता से संदर्भित रचनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। राजा साहब की सन 1938 में प्रकाशित कथा कृति गांधी टोपी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यकारों के भी दो वर्ग रहे हैं। एक वर्ग उन लोगों का है जिन लोगों ने केवल लेखनी के माध्यम से संघर्ष में योग दिया है, जैसे कि केशव राम भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लेखनी और सेनानी रामधारी सिंह दिनकर आदि। दूसरी ओर कुछ ऐसे साहित्यकार भी हुए जिन्होंने अपनी लेखनी और सेनानी धर्म दोनों से संग्राम को शिखा को उद्दीत किया। ऐसे साहित्यकारों में रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सेन, कृत्यायन, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, रामदयाल पांडे, रघुवीर नारायण आदि प्रमुख थे। अंग्रेजी के पत्रकार महेश नारायण ने बिहार बाद में बिहार टाइम्स के माध्यम से स्वतंत्र बिहार की स्थापना का आंदोलन चलाया। सारण जिले के जगन्नाथपुर निवासी गोपाल शास्त्री एक अल्पज्ञात सुकवि थे। उन्हें भी स्वाधीनता का भाव जगाने वाली कविताएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं राष्ट्रभाषा भूषण, राष्ट्र धर्मोपदेशिका, हरिजन स्मृति आदि। इस काल के दूसरे समर्थ कवि थे मुकुटलाल मिश्र रंग। ऐसे तो ये श्रृंगारी के कवि थे, लेकिन संयुग चेतना संपन्न भी थे। उन्होंने दुर्गा सप्तशती का दुर्गा विजय के नाम से पदानुवाद किया।
बाबू रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में काव्य रचना की, जिसमें से देशभक्ति की उदात्त भावना भी है। उसी सबसे प्रसिद्ध कविता बटोहिया है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य से स्वदेश भक्ति को परिष्कृत किया गया है। भोजपुरी में उनकी दूसरी देशभक्ति परक गीत है भारत भवानी, जो प्राय राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम की भांति गाया जाता था। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने बटोहिया की तर्ज पर फिरंगिया नामक गीत लिखा था। देशरत्न राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में निकलने वाले देश का बिहार के पत्र जगत में वही स्थान है जो उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप का है। इन पत्रों ने दमन की परवाह न कर देशवासियों में राष्ट्रीयता के भाव को जगाया। 1928 से 1942 तक दिनकर जी की अनेक क्रांतिकारी व राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं निकली। उन्होंने भारतवासियों को प्रेरित करने के साथ कवि को भी असाधारण साहस प्रदान किया। इनके प्राणभंग, हिमालय, दिल्ली, हाहाकार तथा आग की भीख आदि उल्लेखनीय है। इस युग के देवव्रत शास्त्री और जगन्नाथ मिश्र वैसे पत्रकार थे जो राजनीति में से सीधी तरह जुड़े थे और अपने लेखों से राष्ट्रीय चेतना को बल प्रदान कर रहे थे। राहुल संकृत्यायन की अनेक कहानियां भी पराधीनता की पीड़ा के अंकन की दृष्टि से स्मरणीय है। कवियों में मोहनलाल महतो वियोगी ने आर्यव्रत और महाकाव्य के द्वारा भारतीय इतिहास की एक अत्यंत शौर्यपूर्ण घटना के चित्रण के साथ नारी के कर्तव्य का निर्धारण किया है, और गोपाल सिंह नेपाली ने भी देशभक्ति पर अनेक कविताएं लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साधु संतों का क्या योगदान था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1763 में बंगाल और बिहार के सन्यासियों ने किया था। इसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। प्रथम विद्रोह था ये भारत के इतिहास और गजेटियर के लेखक सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह किसान विद्रोह था। ये तथाकथित गृहस्थी और सर्वत्यागी सन्यासियों के रूप में 50-50 का दल बांधकर सारे देश में घूमा करते थे। इस विद्रोह ने किसानों के विद्रोह को धार्मिक प्रेरणा भी दी। बंगाल और बिहार में फैले सन्यासी विद्रोह के कई नेता थे, जिसमें प्रमुख थे मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद और गोसाई आदि। पूर्णिया में भी 1770-71 में इस तरह के हमले हुए, जिसमें 500 विद्रोही पकड़े गए। विद्रोहियों के कार्यकलापों से तंग आकर वॉरेन हेस्टिंग ने अत्यंत कठोर आदेश पारित कर विद्रोहियों का दमन किया। 1776 में सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र पटना के आसपास के अंचलों में था। सन्यासियों की विद्रोह सेना को पटना स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियों पर हमला और अंग्रेजों के वफादार जमींदारों को लूट लिया और कंपनी की सरकार को कर वसूलना मुश्किल कर दिया था। सारण जिले में 5000 विद्रोहियों की सेना और अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें अंग्रेजों की सेना पराजित हुई। यह आंदोलन 1800 ईस्वी तक अपने विभिन्न रूपों में चलता रहा। इस विद्रोह के माध्यम से सन्यासी और फकीर ने आत्म बलिदान का आदर्श और विदेशी पूंजियों से देश का स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देव गांव में 1889 में हुआ था, जिन्हें बचपन का नाम नौरंग राय और तथा उनके पिता का नाम बेनी राय था। विद्रोही गतिविधि के कारण उन्हें 1922-23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद और लखनऊ जेलों में भी रहना पड़ा। 1920 में बिहार दौरे के समय पटना में 5 दिसंबर को एक संत से गांधी जी की भेंट हुई। यह संत स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। गांधी जी से भेंट के बाद उनकी वास्तविक देश सेवा प्रारंभ हुई। आरंभ में उनका कार्य क्षेत्र बक्सर, भभुआ और शाहाबाद था, परंतु 1924 के बाद वे संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हुए। सन 1927 में बीटा पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर वे संपूर्ण बिहार वासियों की सेवा में लगे और अपने किसानों के हितों में विशेष कार्य किए, और इस क्रम में उन्होंने अनेक बार जेल की यात्राएं भी की और 61 वर्ष की अवस्था में 1950 में इनका देहावसान हो गया। सीताराम आश्रम। भवानी दयाल सन्यासी, सहजानंद सरस्वती थे उसको। भवानी दयाल सन्यासी देखो, इसके माता पिता बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत बहुआरा गांव के निवासी थे, जो बाद में कुली बनकर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। भवानी दयाल सन्यासी जोहान्सबर्ग में 1892 में इनका जन्म हुआ और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से उनकी भेंट हुई और इनसे प्रभावित होकर ये भी अंग्रेज के विरुद्ध हो गए और अपने विद्रोही स्वभाव के कारण इन्हें दक्षिण अफ्रीका में कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी और सविनय आंदोलन के दौरान ये बिहार में सक्रिय थे। अतः 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। यहाँ से उन्होंने कैदी मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका कारावास निकाला। बिहार से प्रकाशित कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। बिहार से प्रकाशित कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन इनके द्वारा किया गया। विदेशों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय भाषा और भारतीय स्वतंत्रता का अलग जगाने वाले सन्यासियों में भवानी दयाल सन्यासी का नाम अग्रणी है। बाबा राम लखन दास उर्फ लखन बाबा
लाखन बाबा का जन्म झांसी में हुआ था, परंतु बाबा राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर वह छपरा जिले के सोनपुर प्रखंड में आ गए, यहीं के होकर रह गए। वह आरंभ से ही समाजसेवी, देशभक्त, क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया। वे आम जनता की आस्था के केंद्र थे, इसलिए जनता पर उनका बहुत प्रभाव था। जब भारतीयों पर अंग्रेजी शासन का दबाव पड़ने लगा तो खुलकर सामने आ गए। गाँवों में घूम घूम कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने लगे। अंग्रेजों ने बाबा की गिरफ्तारी के अनेक प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बिहार का नामकरण और राज्य का गठन। देखो, बिहार इस क्षेत्र का नामकरण के रूप में बिहार शब्द सर्वप्रथम मिन्हास उस सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी 1203 में लगभग रचित तबकात नासरी में प्रयुक्त हुई है। 1390 में विद्यापति रचित कीर्तिलका में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में नालंदा और अनंतपुरी के निकट स्थित अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार रख दिया। तुगलकों के समय में बिहार शरीफ तथा शेरशाह के समय में सासाराम और पटना साहिब को पूरे बिहार को ख्याति मिली। 1580 में अकबर ने इसे एक प्रांत के रूप में संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया और 1733 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना दिया और तत्पश्चात यह क्षेत्र बंगाल प्रांत का अंग बन गया। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1865 में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सिंह सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकाला प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण आंदोलन अपनी जड़ें जमाने लगा। 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन ने किया, जिसके अंतर्गत हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल का गठन होना था। इस प्रस्ताव का राष्ट्रविदों ने विरोध किया। देखो, 1906 में राजेंद्र बाबू, जो उन दिनों कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे, ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण और अन्य नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिसमें छात्रों की एक स्थायी समिति बनाई गई, जिसमें बिहार पृथक आंदोलन को पर्याप्त बल मिला। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ और अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार की कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और तदोपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। 1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ और इससे भी बिहार को अलग करने की जोरदार मांग की गई। 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से 3 करोड़ 50 लाख की जनसंख्या वाला 1,13,000 वर्ग मील क्षेत्र लेकर अलग बिहार, उड़ीसा सहित अन्य प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन हुआ तथा पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। बिहार को पृथक राज्य बनाने की मुहिम का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने किया था। अंततः बिहार को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। 20 जनवरी 1913 को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने की। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। पटना में एक नए भवन का निर्माण किया गया, जिसे 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सुर मुंडी ने की। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक सदनी विद्यालय की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किया गया। 1947 में खरसांबा सरायकेला के क्षेत्र उड़ीसा को हस्तांतरित किए गए, किंतु 18 मई 1948 को उन्हें पुनः बिहार में सम्मिलित कर लिया गया। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के आलोक में 1956 में बिहार विधानसभा की सीटों में परिवर्तन हुआ। बिहार तथा पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 के अधिनियम में परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को बिहार की कुल 3,166 वर्ग मील भूमि, जिस पर 14 करोड़
14,45,323 आबादी के साथ पश्चिम बंगाल का अंग हो गई, जिसके कारण बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 331 से घटकर 316 हो गई। 1956 में राज्य के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया जिले के कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन हुआ। इस विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल और 55 जिले थे, जबकि विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल और 37 जिले रह गए। 2001 में अरवल जिला के निर्माण के बाद बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई।